जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग जो ये प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम की। दोस्तों यहाँ पे ये मान चल रहा मैं आपको जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि आपका जब भी एग्जाम लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में रिपीट होता है। तो ये क्वेश्चन बार बार जो आपके पूछे जा रहे हैं वही मैं सारे क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूँ। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में ये मान चलना अगर कोई बच्चा 35 का क्वेश्चन यहाँ पे सही कर पा रहा है तो आप ये मान चलना आपकी तैयारी बिल्कुल सही चल रही। बस इसे आप कंटिन्यू बनाए रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो ये प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे आप ये काउंट करते चलना कि आपका स्कोर कौन से टॉपिक पे ज्यादा हो रहा है। जैसे बायोलॉजी के हम लोग 15 क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे, ये जैसा हमारा पेपर आता है तो इन 15 क्वेश्चन में कितने आपके सही हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, 11 हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं। ऐसी जो केमिस्ट्री हो गया, जीके हो गया, ऐसी मैथ हो गया, फिजिक्स, सारे हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और दोस्तों इसकी पीडीएफ भी मैं अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां प्रोवाइड करा दूंगा, इसकी पीडीएफ भी आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था जो कि आपका लखनऊ एमसी सेंटर जब आपकी रिलेशन भर्ती वहां पे चल रही थी, ये क्वेश्चन वहां पूछा जा रहा था कि कोशिका केंद्र की खोज किसके द्वारा की गई। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए होंगे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट वहां पे कर रहे थे। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ आपके पास नहीं भी है, जो व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है मुझे मैसेज करना, इसका कंप्लीट है 2000 से लेकर 2024 तक जितने भी आपके आर्मी नर्सिंग के एग्जाम हुए थे वहां पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे उनकी मैं आपके कंप्लीट जो आपके नोट्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी वहां मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इसका फिलहाल दोस्तों राइट आंसर देखना क्या आपका हो जाएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कोशिका केंद्र की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा खोज की गई थी, ये खोज की गई दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। क्या बताओगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों काउंट करते चलना आपका यहाँ पे स्कोर कितना आपका हो रहा है। इसके बाद दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि एक हमें ये बता दो कि अगर कभी आपसे पूछा गया कि कोशिका की खोज किसने की थी, क्योंकि ये भी आपके पेपर क्वेश्चन पूछा गया कि कोशिका की खोज किसने की, ये भी नाम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि जीवित कोशिका, अगर कभी आपसे पूछा गया जीवित कोशिका की खोज किसने की, तब इसका राइट आंसर आप बताओ क्या होगा। या फिर दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया कि ये बताओ केंद्रक की खोज किसने की थी, केंद्रक की खोज किसने की, तब आप क्या बताओगे। एक दोस्तों अगर कभी आपसे ये पूछ लिया गया कि एक हमें ये बताओ माइट्रोकांड्रिया, माइट्रोकांड्रिया की खोज दोस्तों किसने की, ये भी आपके पेपर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ये बताओ दोस्तों जो आपका गाल्जी बॉडी होता है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर पूछा गया ये बताओ हमें गाल्जी बॉडी की खोज किसने की, तब आप इसका राइट आंसर क्या बताओगे। एक दोस्तों और यहाँ पे नोट करना राइबोसोम, क्या नोट करना, राइबोसोम, इसकी बताओ खोज किसने की थी। ये दोस्तों आपके वो पॉइंट है जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे वहां पूछे जाते हैं और ये सारे नाम के इनके खोज करता कम से कम आपको पता होने चाहिए। वैसे कभी कभी इनके वर्ष भी पूछ लिया जाता है किस वर्ष में इनकी खोज की गई थी, लेकिन फिलहाल ये सारे नाम नोट करना और इनके हम ये भी बता दें कब इनकी खोज की गई थी। देखिए वैज्ञानिक के नाम कम से कम आपको यहाँ पे रटे होने चाहिए। तो दोस्तों कभी अगर पूछा गया कोशिका की खोज कब की गई थी, तो इसकी खोज दोस्तों क्या बताओगे किसने खोज की थी, ये पहले बताना रॉबर्ट हुक ने। किसने खोज की थी इसकी, रॉबर्ट हुक ने। और कब इसकी खोज की थी, ये की थी 1665 ईस्वी में इसकी वहां पे खोज की गई थी। अब ये बताओ जीवित कोशिका, देखो अगर कोशिका पूछेगा रॉबर्ट हुक बताना है, अगर हमसे जीवित कोशिका का आपसे पूछा जाता है तो जीवित इसमें क्या बताओ, यहाँ पे आप बताओ क्या लुईन हॉक का नाम, किसका नाम बताओगे, यहाँ पे सीधा से लुईन हॉक का नाम आपको यहाँ पता होना चाहिए। और कब इसकी खोज की थी, 1674 ईस्वी यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब केंद्रक का अगर पूछा गया केंद्रक की खोज किसने की थी, तो केंद्रक वाले में दोस्तों आप क्या बताओगे, रॉबर्ट ब्राउन। किसका नाम बताओगे यहाँ पे, रॉबर्ट ब्राउन का नाम दोस्तों आपको यहाँ पता होना चाहिए और ये बताया था 1831 ईस्वी में। अब माइट्रोकांडिया दोस्तों अगर पूछा गया तो इसमें किसका नाम बताओगे, इसमें आपका नाम वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा, अल्बर्ट, अल्बर्ट वान, अल्बर्ट वान कोलिकर, अल्बर्ट वान कोलिकर। दोस्तों ये नाम आप यहाँ पे नोट कर लेना। और गाल्जी बॉडी को दोस्तों कभी अगर पूछा गया गाल्जी बॉडी के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, तो इसमें क्या आप बताओगे, यहाँ पे नाम वैज्ञानिक का नाम क्या लिखोगे, कैमिलो, वैज्ञानिक का नाम क्या लिख लोगे, कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, ये नाम आप यहाँ पे इसमें नोट कर लीजिएगा। अगर पूछा गया राइबोसोम की, तो राइबोसोम में क्या वैज्ञानिक नाम नोट करोगे, पैलेंड, पैलेट, ये नाम यहाँ पे नोट कर लेना। तो ये सारे पॉइंट नोट कर लेना।
अगर ये पूछा, इनके वर्ष पूछा जाए, यहाँ पे अल्बर्ट वान वाले क्या नोट करोगे, 1837 यहाँ पे लिख लेना। अब इसके बाद जो गोल्जी बॉडी, इसकी खोज कब की गई थी, तो यहाँ पे नोट करना 1898 दोस्तों हो जाएगा। और यहाँ राइबोसोम में अगर वर्ष आपसे पूछ लिया जाता तो यहाँ बताओ क्या, 1953 ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना। ये सीधे सीधे दोस्तों पॉइंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पूछे, कम से कम ये चीज याद करना। अक्सर एक क्वेश्चन यहां से हमारा पूछा जाता है आपका। एक क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा जा रहा है, निम्न में से किसमें झिल्ली से बंधे कोशिका अंगक नहीं होते हैं, किसमें आपके नहीं होते, ये 4 ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं। दोस्तों एक बार ये ऑप्शन सारे ध्यान से पढ़ो, फिर अपने माइंड में ये सोचना कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, और आप टिक जरूर करते चलना कि इसका स्कोर कितना हमारा पहुंच रहा है। अगर 35 तक सही कर पा रहे, आपकी राइट बिल्कुल आपकी तैयारी सही चल रही है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या बताओगे आप, प्रोकैरियोटिक। ऑप्शन बी दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों आपने ये भी देखो कई बार आपके एग्जाम में कैसे कैसे और माल पूछे, जैसे आपसे अगर ये पूछा गया कि ये बताओ, अच्छा अगर हमारे ये दिखना, अगर क्लोरीन, अगर आप दोस्तों ये बताओ अगर क्लोरीन की कमी हो जाए, ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि क्लोरीन की कमी, अगर शरीर में क्लोरीन की कमी हो जाए तो हमारे दांत में कौन सा रोग होता है। अगर क्लोरीन की कमी हो जाए तो ये बताओ दांत में आपके कौन सा रोग यहाँ पे होता है, क्या दिक्कत होती है। तो क्या दोस्तों यहाँ पे क्या दिक्कत होगी, यहाँ पे आप सीधा सीधा नोट करना, उसे बोलते हैं क्या, दंत क्षय। क्या दिक्कत आती, वहां पे लिखना क्या, दंत क्षय। ये सीधा सीधा पॉइंट यहाँ पे नोट क्या लिखोगे, दंत क्षय। ये सीधा पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लेना, ये आपको दिक्कत वहां पे आपको देखने को मिल जाती है। और दोस्तों आपने एक पॉइंट ये भी नोट करना कि जो हाथी के दांत दिखते हैं, हाथी का दिखने वाला, हाथी का दिखने वाला, दिखले जो हाथी होता है उसका जो दांत दिखने वाला दांत, उसका नाम क्या होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, जो हाथी होता है जो हम लोग देखते हैं उसके जो दांत निकले रहते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो वो कौन सा दांत दोस्तों होता है, वो दोस्तों आपका होता है प्रीमोलर। कौन सा दांत होता है, आप बताओगे, प्रीमोलर दांत दोस्तों आपका होता है। और दोस्तों जो ये प्रीमोलर दांत होता है ना, ये सिर्फ आपका मेल हाथी में होता है। किसमें होता है, मेल हाथी में ये दांत होता है। किसमें होता है, मेल हाथी में केवल दांत ये होता है। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे नोट करना कि जो हाथी के दांत दिखते हैं उसका नाम क्या होता है, और दांतों की अगर हमारे शरीर में क्लोरीन की कमी हो जाती है, दांत में क्या दिक्कत देखने मिलती है, तो आपको क्या बताओगे, दंत क्षय। दांत क्या होते हैं, गिरने लगते हैं, उसे ही बोलते हैं दंत क्षय। ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना, आपके पेपर सीधा सीधा पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया, ध्यान से ये क्वेश्चन एक बार पढ़िए, फिर बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। समांतर जलीय अकशेरुकी जीवों में पाया जाने वाला संतुलन के युग्मित अंग कौन से हैं जो आमतौर पर संवेदी रोमों वाले द्रव से भरी पुटिका होती है। और ये क्वेश्चन आपको दानापुर जेडारो सेम ऐसे ही वहां पूछा गया था, और ये 4 ऑप्शन वहां पे आपके दिए गए थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या बताओगे, यहाँ पे नोट करना, स्टेटोसिस। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो वर्ड एक दिया गया नेफ्रेडिया, ये नेफ्रेडिया दोस्तों क्या होता है, ये क्या होता है, अकशेरुकी। यहाँ पे क्या नोट करोगे, ये आपका अकशेरुकी, जो आपके अकशेरुकी, यहाँ पे क्या नोट करना, अकशेरुकी जो आपके जीव होते हैं, जीव का एक ये आपका अंग होता है। जीव का क्या हो जाएगा, एक आपका अंग यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों ये फेरिक्स जो यहाँ पे दिया जा रहा है, ये क्या होता है, यह गले का एक हिस्सा है जो कि मुंह को ग्रास नली और नाक को स्वर यंत्र से आपको जोड़ता है। वो क्या होता है, आपका फेरिक्स वहां पे कहलाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी आपका सीधा सीधा आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती है क्या कहलाती है। दोस्तों ये मान चलना, जिसने यहाँ 35 क्वेश्चन सही कर पा रहा भाई उसका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये सारे मैं वो क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में बार बार वहां पे रिपीट हुआ करते हैं, तो इनके आंसर तो ध्यान से आप दीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप क्या बता दोगे, सीधा सीधा ये आपका हो जाएगा डायप्लोब्लास्टिक जानवर जो होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है।
क्या बताओगे? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। यानी वे जानवर जिनकी कोशिका बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में स्थित रहती है वो आपका डायप्लाज्मोस्टिक जानवर कहलाते हैं। और दोस्तों ये आपके डाई जो प्लास्टिक जानवर होते हैं यही आपके वहां पे कहलाते हैं। तो क्या कहलाओगे? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया था, और दोस्तों यहाँ पे जो आपने ये नोट्स ले रखे हैं ना यहाँ पे दोस्तों, भाई ये कंप्लीट नोट्स आप अच्छे से तैयार करके अपना एग्जाम देने जाना है, क्योंकि ये सारे मैंने आपको जो कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं, आपके सारे न्यू पैटर्न बेस में नोट्स दे रखे हैं, और इसके साथ 2024 तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं आप घर बैठ के वही तैयार करके अपना एग्जाम देने जाओ। आपके पेपर भाई सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से आपको दिखेंगे, एक भी क्वेश्चन यहां से आपको बाहर नहीं जाएगा। ये आप नोट दो तरीके से ले सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है मुझे व्हाट्सएप मैसेज करोगे तब भी ये नोट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा, या फिर सीधा सीधा प्ले स्टोर पे जाना, वहां पे आपको सर्च करना एनए वाला, वहां पे सर्च करना आपको एनए वाला। जैसे आप वहां पे लिख के सर्च करोगे एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो वहां पे क्या सर्च करना मैं एक बार बता देता हूँ, शायद क्लियर नहीं दिख रहा आपको। वहां पे सीधा सीधा जाना और एक सर्च क्या करोगे? एनए वाला, सीधा लिखना NAWA, ये आपको सर्च करना है। जहां पे ये कंप्लीट नोट्स मैंने आपको अपलोड कर रखे वहां से ये डाउनलोड करना, प्रैक्टिस करना। जो आप पर टाइम बच रहा है लगभग अब तो 2 महीने अभी पूरा नहीं बच रहा है, लेकिन आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ये आप एक बार अच्छे से तैयार जरूर वहां पे कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से आप जब भी पेपर देने जाओगे आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चन यहां से आपको दिखेंगे। एक क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन एक एकल कोशिका का उदाहरण है जो अपना आकार बदल सकता है? और ये 4 ऑप्शन वहां पे आपके दिए गए हैं। अब बताइए इनमें से राइट आंसर क्या होगा? जबलपुर जडारू में सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पेपर में ये वहां पे पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप क्या बताओगे, क्या हो जाएगा? ये होगा दोस्तों अमीबा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों अमीबा से और कई सारे क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछे गए हैं, और वो मैं कुछ पॉइंट भी आपको नोट करा देता हूं। दोस्तों पहला तो पॉइंट यही जान लेना कि एक चीज ये बताओ, जो आपका अमीबा होता है, अमीबा, अब एक ये बताओ अमीबा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाता है, तो इसका दोस्तों अमीबा का वैज्ञानिक नाम क्या नोट कर लोगे? ये आपका हो जाएगा अमीबा, अमीबा प्रोटिस, अमीबा प्रोटिस, ये यहाँ पे दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करें, जो अमीबा होता है ये जो अपना भोजन, अमीबा जो होता है ये दोस्तों आपका भोजन जो इसका होता है कौन से क्रिया के द्वारा ये प्राप्त करता है? अपना भोजन कौन से क्रिया के द्वारा प्राप्त करेगा? तो यहाँ पे दोस्तों ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना, उस क्रिया का नाम क्या हो जाएगा? ये पॉइंट दोस्तों सीधा सीधा नोट करना, ये आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्रिया आपकी क्या हो जाएगी? आपकी एंडोसाइटोसिस, ये क्रिया आपकी यहाँ पे हो जाएगी, जिसके द्वारा ये अपना भोजन वहां पे प्राप्त आपका ये करता है। और दोस्तों अगर इनसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, जो अमीबा होता है इनका जो प्रजनन होता है ये कैसा दोस्तों होता है? आप क्या कहोगे? अलैंगिक, क्या कहोगे? अलैंगिक, अलैंगिक आप यहाँ पे कहो, यानी द्विविभाजन आपका यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों अगर कभी ये पूछा जाए ये जो भोजन अपना ग्रहण करते हैं, क्या लिखना? भोजन, ये अमीबा जो होते हैं ग्रहण किस क्रिया के द्वारा करते हैं, यानी किस माध्यम से ये अपना भोजन वहां पे ग्रहण करते हैं, तो वो दोस्तों माध्यम क्या कहलाएगा? यहाँ पे सीधा सीधा नोट करना, फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? फेगोसाइटोसिस आपका ये क्रिया वहां पे कहलाएगी। अमीबा के बारे में ये सारे पॉइंट नोट कर लेना, जो आपके एग्जाम में केवल कुछ वर्ड ही चेंज होंगे, नहीं सीधा सीधा ऐसे ही क्वेश्चन आपके वहां पूछे जाएंगे। एक सवाल दोस्तों आपका ये पूछा गया था, ये बताओ अच्छा इंटेस्टाइनल म्यूमस में आपका एपिथेलियमस में कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है? कौन सी स्रावित करेगी? ये 4 ऑप्शन आपके वहां पे दिए जा रहे हैं। तो आपके पेपर में अगर ये क्वेश्चन कभी पूछा गया तो आपके पेपर में बताओ इसका राइट आंसर आप वहां पे क्या टिक करोगे अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पे रिपीट आपका होता है? दोस्तों आपके ये वो क्वेश्चन है जो आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं तो आपको यही पैटर्न से अकॉर्डिंग वहां पे तैयारी भी आपको करनी है, ताकि जब आप अपना पेपर देने जाए आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पे दिखे, ऐसे सेम क्वेश्चन आपके पेपर वहां पे पूछे जाएंगे। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आप क्या बता दो? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गॉबलेट कोशिका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका।
एक सवाल में दोस्तों ये आपसे यहां पूछा गया है कि ये बताओ अच्छा, कोशिका से राइबोसोम को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, कौन सी विधि का आपका वहां पे यूज किया जाएगा? बताओ, आसवन होगा, क्रोमैटोग्राफी होगा, या आपका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन होगा, या फिर आप निस्पंदन होगा? तो आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन कभी पूछा गया तब आपको इसका राइट आंसर क्या बताओगे? आप काउंट करते चलना कि आपका स्कोर यहाँ कितना पहुंच रहा है, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी प्रैक्टिस वहां पे कर सके। तो इसका राइट आंसर क्या बताओगे आप? अल्ट्रा सेंट्री जो फ्यूगेशन दिया गया, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। ये सीधा सीधा आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया कि जो आपका राइबोसोम होता है, अगर कभी दोस्तों आपसे पूछा गया कि जो आपका राइबोसोम होता है ये किससे मिलके बना होता है, ये किसके बना होता है? एक तो यहाँ पे नोट करना दोस्तों क्या, प्रोटीन। एक क्या बताओगे आप? प्रोटीन लिख लेना, प्रोटीन हो जाएगा, और प्लस आरएनए। प्रोटीन प्लस आरएनए से मिलके क्या होता है? राइबोसोम का निर्माण करता है। और दोस्तों ये जो आपका राइबोसोम होता है इसे हम लोग किस नाम से और जानते हैं? इसे आपका प्रोटीन फैक्ट्री, इसे क्या कहते हैं? आपका प्रोटीन फैक्ट्री भी आपका ये कहा जाता है। तो अगर पूछा गया प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता, तब भी आपको राइबोसोम का ही नाम वहां पे आपको बता देना है। अगला सवाल दोस्तों ये आता है, इसमें पूछ रहा है पादप कोशिकाओं में रिक्त काय कोशिका के आयतन का कितना परसेंटेज भाग घेर सकता है? कितना परसेंटेज भाग घेर सकता है? 90 होगा, 60 होगा, 20 होगा, 40 होगा? तो दोस्तों अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी वहां पूछा जाता है तो अब बताओ इसका राइट आंसर वहां पे आप कितना बताओगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या बताओगे अगर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया तो आप बताओगे सीधा 90% भाग। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ये जो आपका होता है ये कोशिका की स्फीति वो दृढ़ता प्रदान वहां पे करती है। तो इसका राइट आंसर क्या बताओगे? कितना परसेंटेज भाग हो जाएगा? आप बताओगे 90% इसका भाग आपका वहां पे हो जाता है। अगला सवाल उससे ये पूछा गया, जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? मतलब ऊतक विज्ञान होगा, आपका टिस्टोलॉजी होगा, शरीर रचना विज्ञान होगा, या विकृत विज्ञान आपका होगा? तो इसका दोस्तों आप बताओ, आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन कभी पूछा गया तो आप इसका राइट आंसर वहां पे कितना बताओगे? दोस्तों ये ध्यान रखना, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी पूछा गया आपको सीधा सीधा क्या बता देना? ऊतक विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर आपको यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे ऊतक विज्ञान ना लिख के अगर यहाँ पे एक चीज और आपका लिखा हुआ आ सकता है, क्या लिखा आ सकता है? हिस्टोलॉजी। यहाँ पे दोस्तों आपका हिस्टोलॉजी भी आपका लिखा हुआ वहां पे आ सकता है। चाहे हिस्टोलॉजी लिख के आए चाहे ऊतक विज्ञान लिख के, आपका दोनों का आंसर सेम यही आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ो, फिर बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका कितना निकल के आपका हो जाएगा अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी वहां पूछा जाता है तो। आप इसका राइट आंसर बताइए, क्या वहां बताएंगे अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पूछा गया तो इसका राइट आंसर कितना आप बताएंगे कि मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है? जहां पे ये 4 ऑप्शन आपके वहां पे दिए जा रहे हैं, तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर पूछा गया तो इसका राइट आंसर आप कितना बताएंगे? ये बताना क्या? अस्थि। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी मानव शरीर में पाया जा रहा सबसे कठोर ऊतक क्या होता है? अस्थिमय ऊतक होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थि ऊतक आपका ये कहा जाता है। और दोस्तों कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर हमारे शरीर में कुल हड्डियों की संख्या, ये भी पेपर में आता है, तो अगर कभी आपसे ये पूछा गया कि वयस्क मानों में अब बताओ हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो आप कितनी हड्डियां कहोगे? आप कहोगे वयस्क मानव में आपके 206 हड्डियां पाई जाती है। और हड्डियों को दोस्तों पूरा पूरा एक टॉपिक ही आपका हो जाता है, और ये सारा मैंने नोट्स में पूरे कंप्लीट डिटेल से बता रखा है। एक एक टॉपिक आपके कवर करा रखे हैं, आप वो नोट्स तैयार करके ये प्रैक्टिस सेट देना। इसके बाद जब भी आप एग्जाम में जाओगे ना देने क्वेश्चन, वहां पे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर वहां पे नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा कि ऊपरी और निचले आपकी एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं? इनके बीच जो ऊतक पाए जाते हैं वो क्या कहलाए जाएंगे? इनमें जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं इनमें बताइए कि राइट आंसर यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? तो आप क्या कहोगे दोस्तों? ये बताओगे मेसोफिल। ऑप्शन ए क्या बता दोगे? मेसोफिल, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपके ये होते हैं ना, यानी मेसोफिल ऊपरी व निचले
एपिडर्मी के बीज पाए जाते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके दोस्तों दो प्रकार के ऊतकों से मिलके बनते हैं। कितने प्रकार के ऊतकों से मिलके बनते हैं? ये आपके दो प्रकार के ऊतकों से मिलके आपके ये वहां पे बनते हैं। अगला सवाल दोस्तों ये आता है, तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था क्या कहलाती है? इनकी जो व्यवस्था होती है वो आपकी क्या कहलाएगी? ये चार ऑप्शन आपके वहां पे दिए गए थे जब आपको ये रिलेशन भर्ती में लखनऊ में क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो इसका बताओ राइट आंसर यहाँ पे कितना आप बताएंगे इस क्वेश्चन का? तो आप क्या कहोगे सीधा सीधा? ये दोस्तों हो जाएगा क्या? फाइलोटैक्सी। ऑप्शन नंबर डी आप इसका बिल्कुल राइट आंसर यहां बता देंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अब ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा आपका टेरिडोफाइटा का एक उदाहरण है? इसका उदाहरण बताइए कौन सा आपका हो जाएगा? ये चार ऑप्शन आपके दिए गए थे जब आपका ये जयपुर जेडारो में आरबी नर्सिंग के एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो अगर आपके एग्जाम में ये रिपीट क्वेश्चन वहां पे होता है तो आपको क्या बताना इसका राइट आंसर? ये हो जाएगा सेल्विनिया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और जो एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जाता है यहाँ पे कि जो आपका टेरिडोफाइटा ये नाम किसने दिया था? ये नाम किसने दिया था? तो वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा? वहां पे नोट करना, हेकल। वैज्ञानिक का नाम क्या बताओगे? हेकेल। यानी जो आपका टेरिडोफाइटा शब्द है ये किसने के द्वारा दिया गया? ये हेकेल नाम के वैज्ञानिक के द्वारा आपका दिया गया था। और दोस्तों जो आपका टेरिडोफाइटा होता है इनके जो समूह के जो पौधे होते हैं ना ये आपके नमी छायादार स्थानों या पहाड़ों में अधिक पाए जाते हैं। यानी जहां पे नमी होती है, छायादार होती है पहाड़ों में, ये पौधे वहां पे ज्यादा आपके पाए जाते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है कि टेरिडोफाइटा ये शब्द किसने दिया था? वैज्ञानिक का नाम हेकल जरूर याद करना अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पे रिपीट आपका होता है तो। अब बताओ आमतौर पर आपका द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में किस प्रकार की शिरा रचना पाई जाती है? किस प्रकार की शिरा रचना वहां पे आपकी पाई जाएगी? ये चार ऑप्शन आपके दिए गए। अब बताओ इनमें से इसका राइट आंसर यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा? तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी दोबारा रिपीट हुआ तो आप इसका राइट आंसर क्या बताओगे? ये होगा दोस्तों जाल वाली शिरा रचना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी कि जाल वाली शिरा रचना, जैसे कि आप मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ये देख सकते हो, जैसे कि आपका चना हो गया, चना हो गया, या फिर आपका मटर हो गया, या फिर दोस्तों जैसे आपका सेम हो गया, क्या हो गया? सेम हो गया। ये क्या होता है? प्रमुख आपके द्विबीजपत्री पौधे आपके ये यहाँ पे हो जाते हैं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या बताओगे? जाल वाली शिरा रचना आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला सवाल दोस्तों ये पूछ रहा है कि व्यापक रूप से वितरित तैरते जली पादपों की एक प्रजाति का नाम बताइए जो अब तक ज्ञात सबसे छोटा एक बीजपत्री पादप है और इसमें अधिकता कुल प्रोटीन मात्रा पाई जाती है। कुल प्रोटीन मात्रा आपकी पाई जाती है। इन चार ऑप्शन में बताना है कि हमारा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। दोस्तों काउंट करते चलना आपका स्कोर कितना हो रहा है और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना कि आपका स्कोर कितना पहुंच रहा है। अगर आप यहाँ पे 35 के क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, तैयारी आपकी सही चले, एग्जाम आपका बिल्कुल वहां पे क्लियर हो जाएगा। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे दिया गया ओल्फिया दिया जा रहा है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी दोस्तों जो आपके ओल्फिया जली पौधों की एक प्रजाति होती है, इनमें सबसे छोटे फूल वाले पौधे शामिल होते हैं। क्या होते हैं? सबसे छोटे फूल वाले पौधे इसमें आपके शामिल होते हैं और इन्हें दोस्तों सामान्यतः आपका रूटलेस या आपके डार्कवीड कहा जाता है। और यह एक संभावित उच्च प्रोटीन पशुधन खाद्य स्रोत भी आपके ये वहां पे आपके होते हैं। क्या बताओगे राइट आंसर इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर आप यहां पे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है विलेनों में, यहां दोस्तों हमारे केमिस्ट्री क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं। यानी जो अपने बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। आप ये जरूर ध्यान रखना कि इन 15 क्वेश्चन में कितने आपके सही हुए। अगर आपने मानो 10 या 11 सही चले, फिलहाल तैयारी आपकी सही चल रही, बायोलॉजी आपकी अच्छी वहां पे। इसका बताओ राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विलयनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की, क्या है? क्रिस्टलों के रूप में उनके पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? तो ये विधि कभी अगर दोबारा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो क्या कहोगे भाई? ये कहलाती क्रिस्टलीकरण। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? क्रिस्टलीकरण आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? समान आणविक सूत्र लेकिन भिन्न संरचना वाले दो यौगिकों को क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहोगे, अपरूप कहोगे, संरचनात्मक समन्वय कहोगे या संयोजकता कहोगे?
तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा? आप सीधा सीधा क्या बताओगे? संरचनात्मक आपका समन्वय कहलाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों काउंट करते चलना आपका स्कोर कितना फिलहाल अभी वहां पहुंच रहा है। अगले सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है, बोरबरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? देखो ये क्वेश्चन आपका रिलेशन भर्ती में आया था। अभी इसके पहले जो मैंने एक प्रैक्टिस सेट कराया था वहां भी ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था। तो इसका तो सभी को आंसर पता ही होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और कभी अगर दोस्तों आपसे ये पूछा गया कि जो पहला कोष होता है, क्या पूछा गया? पहला कोष, पहला कोष को दोस्तों क्या कहा जाएगा? आप कहोगे उसे के सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? के सेल कहते हैं। और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? आप बताओगे 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे रह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो आपका दूसरा सेल आता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल सेल कहा जाता है। उसे क्या एल सेल कहते हैं। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन आपके 8 रह सकते हैं। तीसरा आपका जो सेल आता है, तीसरा वाला, उसे क्या कहा जाएगा? उसे दोस्तों आपका एम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एम सेल कहते हैं। और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन दोस्तों कितने हो सकते हैं? आपके 18 यहाँ पे हो सकते हैं। ये पहला वाला दोस्तों इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि पहला जो हमारा सेल होता है उसमें कितने क्वेश्चन वो कितने आपके एलिमेंट वहां पे हो सकते हैं। ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि जो पहला कोष में कितने इलेक्ट्रॉन वहां पे रह सकते हैं। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बताओगे? 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे रह सकते हैं। ये वाला याद करना, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। इसमें पूछा गया दोस्तों नाइट्रिल और ईस्टर के अपचयन द्वारा आपका एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? किस अभिक्रिया द्वारा ये आपका वहां पे किया जाएगा? तो इसका दोस्तों कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? आप बताओगे ये अभिक्रिया हो जाएगी स्टेफिन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी आप इसका बिल्कुल राइट आंसर बताना। स्टेफिन अभिक्रिया आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक था, इसमें पूछा गया कौन सा एक जैविक अम्ल नहीं है? अब बताओ, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मैलिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल? अम्ल वाले मैंने कई सारे पॉइंट आपको बता रखे जो अपने पिछले प्रैक्टिस सेट करा रखे। अगर वो सेट आपने ना किए वो भी सेट कर लेते, क्योंकि आपका यहाँ पे हर वही सेट कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको अब पेपर अपना पास आने वाला है। तो जो चीजें जैसे आपको बताई जा रही है वैसे आप तैयारी वहां पे करते चलिएगा। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या बताओगे? आप बताना नाइट्रिक अम्ल। क्या नाइट्रिक अम्ल? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों जो आपका एक नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? एक आपका मजबूत अम्लीय यौगिक होता है। और इसका रासायनिक सूत्र का कभी पूछा जाए क्या बताओगे? इसका HNO3 दोस्तों आपका हो जाएगा। और यह एक आपका प्रबल ऑक्सीकारक भी होता है। क्या होता है? एक आपका प्रबल ऑक्सीकारक होता है। और इसका दोस्तों अगर उपयोग की बात करें, उर्वरकों के लिए अमोनियम नाइट्रेट बनाने में इसका बहुत ज्यादा उपयोग वहां पे किया जाता है आपका। अगले सवाल दोस्तों ये आता है कि बताओ बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का आपका सूत्र क्या होता है? ये इसका आंसर हर बच्चे को पता ही होगा। क्या हो जाएगा? NaHCO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछ लिया गया, एक ये बताना IUPAC, इसका IUPAC नाम क्या बता दोगे? तो क्या नाम क्या बताओगे इसका IUPAC? ये हो जाएगा दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन। क्या बताओगे इसका IUPAC नाम? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोस्तों इसका आप यहाँ पे नाम बता देना। और दोस्तों अगर कभी पूछा गया इसका बताओ यूज कहां पे होता है, क्या इसका उपयोग कहां पे होता है? क्या बताओगे? खाद्य पदार्थों के प्रति अम्लों के रूप में, सोडा युक्त या पेय पदार्थों के रूप में इसका बहुत ज्यादा यूज वहां पे आपका किया जाता है। फिलहाल यहाँ पे आप ये नोट कर लेना इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन आपके पेपर ये क्वेश्चन वहां पे आ चुका है। अगला सवाल तो ये पूछ रहा है कि ये बताओ सोडियम धातु को कैरोसिन में क्यों रखा जाता है? बताओ जो सोडियम धातु इसे हम कैरोसिन में ही क्यों रखते हैं? कैरोसिन जो आपका गांव में मिट्टी के तेल बोलते हैं, मिट्टी के तेल में ही ये आपका क्यों वहां पे रखा जाता है? तो इसका रीजन दोस्तों क्या बताओगे? अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो दोस्तों ये बताना कि ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए। यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आपके यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। और दोस्तों आपका जो सोडियम होता है ना,
पूछा गया दोस्तों जो आपका सोडियम होता है, सोडियम, यहाँ पे एक पॉइंट ये भी नोट कर लेना कि दोस्तों जो आपका सोडियम होता है, एक ये कैसी धातु होती है, ये आपकी क्षार धातु होती है। तो कभी अगर आपसे पूछा गया सोडियम कैसी धातु है, आप क्या बताओगे, ये आपकी एक क्षार धातु होती है और यह आपका एक नर्म चांदी की तरह सफेद और आपके अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु आपकी होती है। कैसी दिखती है, आपकी चांदी होती है, सेम वैसी आपको ये भी वहां पे दिखाई पड़ता है। और ये कैसी धातु होती है, क्षार धातु दोस्तों आपकी ये वहां पे हो जाएगी, क्षार धातु आपको यहाँ पे बता देना है। अब ये बताना है मिट्टी का पीएच, जो मिट्टी के पीएच को मिलाकर बढ़ाया जा सकता है। मिट्टी के पीएच को हम मतलब क्या उसमें मिलाएं कि उसका पीएच मान बढ़ जाए। ये आपका जयपुर जडावरा में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। इसमें क्या राइट आंसर बताओगे, ये होगा आपका चूना पत्थर। यानी मृदा के पीएच बढ़ाने के लिए समानता क्या हम लोग यूज करते हैं, चूना पत्थर को अम्लीय मृदा में आपका ये मिला दिया जाता है और ये मृदा की अम्लीयता को क्या करता है, कम करने के साथ साथ मृदा को पोषक तत्व भी ये वहां प्रदान आपका ये कर देता है, उसको पोषक तत्व भी वहां पे प्रदान ये करेगा। राइट आंसर क्या बताओगे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब ये बताओ, एक क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है। क्या पूछा गया, कौन सी आपकी उत्कृष्ट गैस नहीं है, बताओ। आर्गन होगा, नियान होगा, हीलियम होगा, नाइट्रोजन, बताओ उत्कृष्ट गैस कौन सी होगी। बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, हम सभी को पता है ये नाइट्रोजन आपकी उत्कृष्ट गैस यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा आपके जो आर्गन, नियान, हीलियम सब क्या है, आपकी उत्कृष्ट गैसें आपकी वहां पे कहलाती है। तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा आपको ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अगले सवाल में ये पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, कौन सा आपका एक विद्युत ऋणात्मक तत्व इनमें से आपका हो जाएगा। लिथियम होगा, सोडियम होगा, मैग्नीशियम होगा, फ्लोरीन होगा। तो इसका राइट आंसर आप क्या बताओगे, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पूछा जाएगा तो आप बताना सीधा सीधा जो फ्लोरीन दिया गया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। और दोस्तों जो आपका फ्लोरीन होता है इसका संकेत क्या होता है, एफ होता है। और कभी पूछा गया इसकी परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या आपको 9 यहां बता देना है। संकेत एफ होगा, परमाणु संख्या आपकी इसकी वहां पे 9 आपकी हो जाती है। और दोस्तों यह जो आपका होता है ये किसमें आता है, ये आपका हाइड्रोजन समूह में। अगर मुझे कौन से ग्रुप में आता है ये आपका, ये दोस्तों आपका हाइड्रोजन समूह में आपका आता है। और ये दोस्तों आपका सबसे अधिक आप क्या बताओगे, अभिक्रियाशील तत्व है, अभिक्रिया, ये सबसे अधिक दोस्तों आपका अभिक्रियाशील तत्व दोस्तों ये आपका वहां पे आपका हो जाएगा। और दोस्तों ये कमरे के तापमान पीले हरे रंग की गैस के रूप में पाया जाता है। पूछा जाए कमरे के तापमान किस रूप में पाया जाएगा, पीले हरे गैस के रूप में ये आपका वहां पाया जाता है। और एक पॉइंट इसके बारे में ये भी आप नोट कर लेना कि यह सबसे अधिक, एक ये भी नोट करना, यह सबसे आपका अधिक विद्युत ऋणात्मक, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व भी दोस्तों आपका ये यहाँ पे हो जाएगा। कुछ भी पूछे सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है, तब भी आपको फ्लोरीन बताना है। और ये सबसे अधिक आपका विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तब भी आपको फ्लोरीन बताना है। ये दो सारे पॉइंट फ्लोरीन के बारे में नोट करना है, ये आपके पेपर क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। एक सवाल में ये पूछ रहा है कि ये बताओ मेंडलीव की आवर्त सारणी, किसकी सारणी पूछी जा रही है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। जो आपकी क्षैतिज पंक्तियां होती है उन्हें क्या कहा जाता है, बताओ। आवर्त कहोगे, उप समूह कहोगे, श्रेणीकरण कहोगे या समूह कहोगे, क्या कहा जाएगा, उन्हें आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी कितने आवर्त दोस्तों हैं, आप बताओगे 7 आवर्त। आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7 आवर्त होते हैं। अब इसके बाद 9 वर्ग थे, इसमें कितने वर्ग थे, आपके 9 वर्ग थे। और दोस्तों इनके समय तक ज्ञात तत्वों की कुल संख्या क्या थी, जब इनके समय तक ज्ञात कुल तत्वों की संख्या उस समय कितनी थी, तो ज्ञात उस समय तत्व थे आपके केवल 63 तत्व ही उस समय आपके ज्ञात वहां पे थे। तो ये सारे पॉइंट नोट कर लेना, आवर्त 7 वर्ग 9 किसकी, मेंडलीव की यहाँ पे बात हो रही है, ये चीज जरूर ध्यान रखना। मेंडलीव की आवर्त सारणी की यहाँ पे आपकी बात की जा रही है। अगला सवाल ये आता है कि रेडान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताओ। रेडान किसके बारे में, रेडान के बारे में कौन सा कथन आपका असत्य है, ये पूछा गया है। जिसके ये 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं, जो कि आपका सीधा सीधा दानापुर जडावरा में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो आप इसे बताओ कौन सा तत्व आपका गलत यहाँ पे हो जाएगा।
देखो रेडान गैस का रंग, यही पहला ही गलत हो गया, इसका हरा रंग आपका बिल्कुल नहीं होता है, तो ऑप्शन ए ही हमारा मिलेगा जो आपका गलत यहाँ पे आपका हो जाता है। और जो रेडान के बारे में कुछ चीजें और आपको पता होनी चाहिए। आपको जो रेडान होता है ये मतलब इसे क्या कहा जाता है, ये कौन से वर्ग में रखा जाता है, आप क्या कहोगे, ये आपका शून्य वर्ग में। रेडान किस वर्ग में रखा जाता है, आप बताओगे शून्य वर्ग में आपका ये रखा जाता है। और ये दोस्तों आपका क्या होता है, एक आपका रेडियो सक्रिय तत्व होता है, और इसका उपयोग कहां पे होता है, रेडियो थेरेपी के द्वारा कैंसर के रोग रेडान का यूज किया जाता है। तो अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताओ रेडान का यूज कहां पे होता है, तो कैंसर के उपचार में भी आपका ये रेडान का यूज बहुत ज्यादा वहां पे किया था। और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है कि कैंसर के उपचार में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो क्या बताओगे, रेडान का यूज आपका वहां पे किया जाता है। एक सवाल में ये पूछ रहा है आपसे कि परमाणु प्रतिक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक लगभग बराबर द्रव्यमान के दो नाभिक में विभाजित होता है, वो क्या कहलाता है, वो आपका क्या कहलाता है, ये पूछा गया। ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे जब आपका जयपुर जडाउर में ये क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या बताओगे, सीधा सीधा ये हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों एक चीज ये ध्यान रखना, कभी अगर आपसे पूछा गया कि जो आपके परमाणु बम होते हैं, क्या पूछा गया, जो आपके परमाणु बम होते हैं, ये मतलब परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्या बताओ, ये भी आपके नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे परमाणु बम भी आपके वहां पे कार्य करते हैं। और इसके साथ क्या होता है, जो बहुत ज्यादा ऊर्जा वहां पे आपके मुक्त आपकी यहाँ पे होती है, यानी इस प्रकार भारी नाभिकों के टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी नाभिकीय विखंडन वहां पे कहलाती है। इसके बाद एक अगला सवाल था, इसमें यह पूछ रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताओ क्या होता है। जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका ये बताइए रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। जब ये जबलपुर जडारो में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे, तो इसका रासायनिक नाम क्या बता दोगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट दिया जा रहा है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और इसका रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या बताओगे, CaSO4 × ½ H2O, ये इसका दोस्तों आपका रासायनिक सूत्र यहाँ पे हो जाएगा। ये इसका दोस्तों रासायनिक नाम आपका हो जाएगा। दोनों चीजें याद करना, ये पेपर बहुत बार आपके रिपीट वहां पे आपके हुआ करते हैं। अब यहां दोस्तों आपका एक अगला सवाल आता है, ये पूछ रहा है किसी कार्बन यौगिक को जलाए जाने पर एक साफ लौ उत्पन्न होती है, और यह इंगित करता है, यह क्या आपका इंगित करेगा। ये 4 ऑप्शन दिए जा, ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए क्या इंगित आपका करता है। यहाँ पे काउंट करते चलना, आपका स्कोर फिलहाल कितना यहाँ पहुंच रहा है। अगर आपके 35 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे, तैयारी आपकी बिल्कुल सही चल रही है। तो दोस्तों ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाएगा। ऑप्शन ए इसका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बता दो, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है इस क्वेश्चन का। अब ये बताओ, अच्छा यहां से दोस्तों हमारा फिजिक्स स्टार्ट हो जाता है, और फिजिक्स के दोस्तों केवल आपके 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे था, और हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी होता है, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ हो। इनके क्वेश्चन भले ही कम आते हैं, लेकिन आपको तैयारी पूरी वैसे ही करनी, क्योंकि आपका एक एक एग्जाम आपको सिलेक्शन दिलाता भी और सिलेक्शन से बाहर भी आपको वहां पे कर देता है। ये बताओ, मापन यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला लघुत्तम मान क्या है, क्या पूछा जा रहा है, लघुत्तम मान क्या आपका होता है, ये पूछा जा रहा है। तो लघुत्तम मान दोस्तों आप क्या बताओगे, ये आपका हो जाएगा अल्पतमांक, अल्पतमांक दिया जा रहा है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी किसी मापक यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला लघुत्तम मान क्या कहलाएगा, ऑप्शन सी कहलाएगा। आपका सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है। ये बताओ, एक सवाल में ये पूछा गया है किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होता है, इससे किस रूप में जाना जाता है, किस रूप में आपका ये जाना जाएगा। ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए, बताओ राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्या है, गति का द्वितीय नियम, किस रूप में हम लोग जानते हैं, गति का द्वितीय नियम के रूप में जानते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी दोस्तों इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पे आरोपित बल के क्या होता है, उसके समानुपाती होता है। क्या होगा, उसके समानुपाती आपका वहां पे हो जाएगा। ऑप्शन ए आप बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बता देंगे। अब ये बताओ, दबाव का सूत्र क्या होता है, यहाँ फार्मूला आपसे पूछा जा रहा है कि दाब का फार्मूला यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा।
तो दाब का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, क्या बताओगे, बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पे, यानी कि जो बल लगाए तो वही तो आपका दाब होता है वहां पे। तो इसका क्या बताओगे, बल बटे क्षेत्रफल, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज ये भी ध्यान रखना, कभी अगर आपसे पूछा गया कि जो दाब होता है, ये बताओ दाब कैसी राशि है, सदिश राशि है, अदिश राशि, तो दाब कैसी राशि होती है, तो आप क्या बताओगे, दाब कैसी राशि हो जाएगी, आप हमेशा बताना दाब आपकी अदिश राशि आपकी यहाँ पे होती है। और दोस्तों इसका कभी अगर आपसे ये पूछा गया इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो क्या बता दोगे, ये हो जाएगा दोस्तों क्या, पास्कल। एसआई मात्रक क्या बता रहे, न्यूटन मीटर या पास्कल, न्यूटन मीटर या पास्कल आपको पता वहां पे होना चाहिए था। एक सवाल में ये पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक एक के निकटतम होता है, मतलब अल्कोहल होगा, पानी होगा, वायु होगा, या मिट्टी का तेल, या जिसे हम लोग कैरोसिन बोला जाता है। तो किसका एक के निकटतम आपका होता है, क्या बताओगे, जो आपका वायु होता है, वायु। तो वायु क्या होता है दोस्तों, इसका जो आपका क्या होता है, अपवर्तनांक होता है, ये आपका एक के निकटतम आपका वहां पे हो जाता है। तो इसका आंसर आपको सीधा सीधा वायु ही बताना है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ, अच्छा विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करते हैं, किस उपकरण का आपका उपयोग किया जाता है, किसको, विद्युत वाहक बल, जो आपका विद्युत वाहक बल का माप को ज्ञात करने के लिए किसका कौन से उपकरण का यूज यहाँ पे किया जाएगा, तो क्या बताओगे दोस्तों, यहां बताओगे सीधा सीधा क्या, पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका ये दिया जा रहा है यहाँ पोलारीमीटर दिया जा रहा है, इसका यूज कहां पे होता है, प्रकाश किरणों और नमूनों या ध्रुवीकरणों गुणों को निर्धारित करने के लिए आपका पोलोरीमीटर का यूज यहाँ पे किया जाता है। और ये जो आपका पोटोमीटर दिया जा रहा है, इसका यूज कहां पे होता है, ये पत्तीदार पौधों द्वारा, यानी पानी अवशोषण की दर को मापने के लिए किसका यूज करोगे, वहां पे यूज करोगे, पोटोमीटर का यूज वहां पे आपका ये किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या सीधा सीधा बताओगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ कि यहाँ जो आपके जीके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और टोटल आपके 10 क्वेश्चन आपके जीके के पेपर में वहां पूछे जाते हैं। इसमें पूछ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या, जो भारत छोड़ो आंदोलन, इसको हम अन्य किस नाम से आपका ये जाना जाता है, जहां पे ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो इसका अन्य नाम क्या बताओगे, ये आपका हो जाएगा क्या, अगस्त क्रांति। क्या हो जाएगा, अगस्त क्रांति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और यह आंदोलन आपका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी द्वारा आपका ये 8 अगस्त महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को शुरू किया। कब शुरू किया गया था, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये आपका वहां पे शुरू किया गया था, जिसका अन्य नाम क्या था, अगस्त क्रांति। इसका अन्य नाम वहां पे आपका हो जाता है। इस सवाल दोस्तों ये चीज पूछी जा रही कि 1875 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मूर्ति पूजा का विरोध करता है और वेदों की अचूकता का समर्थन करता है। ये 4 ऑप्शन वहां पे आपके दिए गए थे। तो आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ कभी, तो आप इसका राइट आंसर क्या बताओगे, सीधा सीधा ये बताना आर्य समाज। क्या बताओगे, आर्य समाज आपको बताना है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक अगले सवाल में पूछा गया, हमारे ग्रह की जैविक संपदा की प्रवृत्ति क्या है, बताओ, स्थिर है, आपकी वृद्धिशील है, या चक्रीय, या ह्रासमान है। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे क्या बताओगे, कभी अगर आपके पेपर क्वेश्चन ये पूछा गया तो आप क्या बताओगे, ह्रासमान आपको बता देना है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगले सवाल में ये पूछ रहा है कि अनुच्छेद 166 के अनुसार किसी राज्य सरकार का समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम पर व्यक्त की जाती है, मतलब राष्ट्रपति हो गया, राज्य महाधिवक्ता हो गया, मुख्यमंत्री होगा, या राज्यपाल होगा। और ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा दानापुर जटावरा में ये आपके आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आप क्या बताओगे, ये बता देना, राज्यपाल बताना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। यानी दोस्तों संविधान का जो भाग नंबर 4 है, क्या है, जो संविधान का दोस्तों भाग नंबर 4 के अनुच्छेद नंबर दोस्तों आपका 153 से लेके 167 तक 167 तक क्या बताएगा, राज्य कार्यपालिका का उल्लेख दोस्तों वहां पे आपका किया गया है। दोस्तों राज्य कार्यपालिका में शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल होते हैं, जैसे एक राज्यपाल हो जाएगा। अगर तो कभी आपसे ये पूछा गया कि जो आपका राज्य
अगर कभी आपसे ये लिख लेना, अगर कभी आपसे पूछा गया कि जो आपके राज्य कार्यपालिका है, इसमें कौन कौन लोग यहाँ पे शामिल होते हैं, तो कौन कौन शामिल होंगे दोस्तों? एक तो आप नाम किसका बताओगे? राज्यपाल का, राज्यपाल शामिल होता है। इसके बाद दोस्तों आपका जो मुख्यमंत्री, और कौन शामिल होगा दोस्तों? आप बताओगे, जैसे मुख्यमंत्री इसमें शामिल होता है। और कौन शामिल होगा? आप बताओगे मंत्रिपरिषद। और किसका नाम बताओगे? मंत्रिपरिषद। और कौन हो जाएगा? राज्य का महाधिवक्ता। और कौन शामिल होगा यहाँ पे? राज्य के महाधिवक्ता। ये लोग इसमें दोस्तों आपके शामिल यहाँ पे आपके हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका अनुच्छेद नंबर 166 दिया गया है, अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के सभी कार्यवाही राज्यपाल के नाम पर होगी। ये इसके बारे में अनुच्छेद नंबर 166 में आपका बताया गया। जो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राज्यपाल। आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताना निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद के प्रावधान करता है? द्विसदनीय संसद का कौन सा अनुच्छेद यहाँ प्रावधान करता है, क्या बताओगे? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 79 ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों ये आपका जो संविधान वाला होता है, जो आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पे जीके का आता है, एक क्वेश्चन कंफर्म मान चलना, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो एक बार शरीर इसके जो मेन पॉइंट है आपके संविधान के, वो जरूर पढ़ के जाना। आपका एक एक क्वेश्चन बहुत आपका बड़ा हो जाता है। एक ही क्वेश्चन आपका सिलेक्शन भी दिलाता है और एक क्वेश्चन आपको आपका सिलेक्शन से दूर भी वहां पे कर देता है। तो हर टॉपिक पे आपको उतना ही फोकस वहां पे करना है। ये नहीं सोचना है कि जीके बहुत बड़ा पार्ट हो गया, हमें उसे नहीं पढ़ना है। तो आपको उस पर भी प्रॉपर फोकस करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आते हैं। और जो बच्चा जीके में अच्छे स्कोर कर लेता है, वो बच्चा सिलेक्शन भी वहां पे ले लेता है, क्योंकि सबसे जो वीक पार्ट होता है बच्चों को, वो जीके वाला ही वहां पे आपका होता है। और यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये मतलब अनुच्छेद नंबर जो आपका 69 दिया जा रहा है, इसमें क्या किस बारे में बात की जा रही है, इसमें क्या क्या बताया गया? इसमें दोस्तों आपका बताया कि जो आपका उपराष्ट्रपति होगा, क्या बताया गया? उपराष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति की जो शपथ दिलाई जाती है, उसका प्रावधान दिया गया। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 69 में बताया गया। और अनुच्छेद नंबर 89 में क्या बताया गया? इसमें बताया गया दोस्तों, यहां पे एक पॉइंट नोट करें, क्या? राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति के बारे में दोस्तों इसमें आपका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। और अनुच्छेद 59 में क्या बताया गया? इसमें बताया गया राष्ट्रपति के पद की सेवा और शर्तों का वर्णन, जो यानी जो आपका यहाँ पे नोट कर लेना, क्या? राष्ट्रपति। इसमें क्या बताया गया दोस्तों? आपका राष्ट्रपति की सेवा, राष्ट्रपति की सेवा शर्तों का दोस्तों इसमें क्या हुआ? वर्णन आपका यहाँ पे किया गया है। तो ये तीनों पॉइंट भी यहाँ पे नोट कर लेना कि इन अनुच्छेदों में क्या चीज आपकी यहाँ पे बताई जा रही है। इसके बाद एक सवाल में ये पूछा जा रहा है, द्विवार्षिक योजना कब लागू की? यानी जो आपकी द्विवार्षिक योजना है, ये आपकी कब लागू की गई थी? ये 4 ऑप्शन वहां पे दिए गए थे। तो और ये क्वेश्चन आपका दोस्तों सीधा सीधा लखनऊ की जो आपका रिलेशन भर्ती हुआ था नर्सिंग का एग्जाम का, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या बताओगे इसकी? 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। इसमें यह पूछा गया है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस श्रेणी के बैंकों में आते हैं? जो आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, ये बताओ किस श्रेणी के बैंकों में आपके आएंगे? ये 4 ऑप्शन वहां पे आपके दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या आपका यहाँ पे हो जाएगा? तो क्या बताओगे दोस्तों? ये हो जाएगा आपका वाणिज्यिक बैंक। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना किस समिति की सिफारिश पे आपकी हुई है, अगर कभी पूछा जाए कि जो आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, इनकी दोस्तों ये बताओ, इनकी जो आपकी स्थापना है किस समिति के सिफारिश के द्वारा हुई थी? तो यहाँ पे क्या नाम बताओगे? यहाँ बताना नरसिम्हन। यहाँ पे क्या नाम बताओगे? आप बताओगे सीधा सीधा नरसिम्हम समिति, नरसिम्हम समिति। ये दोस्तों यहाँ पे नोट कर लेना, ये समिति एग्जाम में क्वेश्चन पूछी भी जाती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना आपकी नरसिम्हम समिति की सिफारिश पे आपकी यहाँ पे हुई थी।
और उसमें कभी अगर आपसे ये पूछा जाए, एक ये बताओ जो आपका ग्रामीण, जो आपकी क्षेत्रीय ग्रामीण है, अगर ये पूछा गया पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यानी ग्रामीण बैंक के जिसकी स्थापना कब हुई, जो पहली बैंक थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थी पहली, उसकी स्थापना कब आपकी वहां पे हुई थी, तो क्या बताओ कब हुई थी? ये दोस्तों हो जाएगा आपका 2 अक्टूबर 1975। ये डेट भी याद कर लेना कि अगर ये क्वेश्चन पूछा गया पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो डेट क्या बताओगे? 2 अक्टूबर 1900, क्या नोट करो, 1975 यहां पे आप लिख लेना। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां पे हो जाता है। एक सवाल ये पूछा जा रहा है, भारत की 10वीं जनगणना किस जनगणना अधिनियम के तहत की जाती है? भारत की जो आपकी 10वीं जनगणना है, ये किस जनगणना अधिनियम के तहत की जाती है? जहां पे आपके ये 4 ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं, इसका राइट आंसर आप क्या बताओगे? ये दोस्तों होगा जनगणना अधिनियम 1948, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया भारत में पहली बार, एक अगर कभी पूछा गया भारत में दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना बताओ कब हुई थी? भारत पहली बार जनगणना कौन से वर्ष में हुई थी? तो यहां पे दोस्तों क्या बताओगे? या फिर कभी आपसे अगर एक चीज ये पूछा गया कि भारत में, अगर कभी आपसे एक चीज ये पूछ ली गई भारत में पहली नियमित जनगणना ये कब से आपकी हो रही है? या भी दोस्तों अगर कभी आपसे ये पूछा गया कि 2011 की जनगणना इसकी कौन सा क्रम, इसका अगर दोस्तों आपसे क्रम पूछा है कौन सी क्रम की आपकी हो जाती है, तो इसमें क्या राइट आंसर बताओगे? भारत पहले, अगर वो नियमित वर्ड यहां पे लग गया तो आप क्या बताओगे? ये बताओगे 1881 यहां पे नोट करना। और 2011 की जनगणना का अगर क्रम आपसे पूछा गया तब इसका राइट आंसर दोस्तों आप क्या बताओगे? ये हो जाएगी दोस्तों की 15वीं जनगणना दोस्तों आपकी यहां पे हो जाती है। और दोस्तों जो आपकी 2011 की जनगणना हुई थी, ये पहली बार आपकी बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित यहां पे मांगी गई थी। क्या नोट करोगे? 2011 की जनगणना में पहली बार बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र की गई थी। ये चीज भी यहां आपको पता होनी चाहिए थी। ये सारे पॉइंट यहां पे आप नोट कर लेना, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे आपके ये हो जाते हैं। अब एक चीज ये पूछी जा रही है, 3000 स्टेपलर चेंज रेस में कुल कितने जंप होते हैं? क्या पूछा जाए? बताओ जंपों की संख्या यहाँ पे कितनी होती है? कुल कितने जंप आपके होंगे? जब आपको ये जयपुर जडावर में क्वेश्चन पूछा गया, यहां पूछा गया इसमें जंप कितने होते हैं, तो टोटल दोस्तों जंप कितने बताओगे? 35 जंप यहाँ पे आपके होते हैं। और दोस्तों ये 35 जंप में दोस्तों यहाँ पे क्या 28 जंप जो आपके होते हैं, ये क्या होते हैं? आपकी स्थिर बाधा। ये क्या होती है? आपकी स्थिर, दोस्तों ये आपकी स्थिर बाधा हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपकी 7 जंप लगते हैं, ये क्या होती है? वाटर जंप। इसमें 7 जंप कौन सी लगती है? इसमें वाटर जंप कितनी होती है? 7। वो तो इसमें वाटर जंप आपकी यहाँ पे आपकी हो जाएंगे। तो ये भी याद कर लेना कि टोटल तो 35 जंप होती है, इसमें आपकी 7 तो वाटर जंप भी आपकी यहाँ पे कराई जाती है। और दोस्तों ये प्रतियोगिता जो आपकी होती है, ये पुरुष एवं महिलाएं दोनों के लिए ही आपकी होती है। तो अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपको ये रेस होती है यहाँ पे, ये जो प्रतियोगिता वहां पे होती है, मेल और फीमेल दोनों के लिए आपकी वहां पे कराई जाती है। अगला सवाल दोस्तों ये हमारा आता है कि इसमें पूछ रहा है कि वर्ष 2017 में निम्न में से किस देश ने अंडर 17, बताओ अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी की थी? किसका पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है 2017 का, जहां पे ये 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका बताइए राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपके यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या बताओगे? सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी भारत। ऑप्शन बी भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया कि ये बताओ इसका शुभंकर का नाम अगर पूछा गया, जब ये प्रतियोगिता वहां पे कराई गई थी तो शुभंकर क्या था वहां पे? तो शुभंकर में क्या नाम बताओगे यहाँ पे? ये सीधा लिखना क्या? खेलुआ। शुभंकर क्या हो जाएगा आपका? खेलो। ये शुभंकर का नाम दोस्तों आपका यहाँ पे आपका हो जाता है। और इसमें क्या एक पॉइंट नोट करना कि इंग्लैंड ने, क्या लिख लोगे यहाँ पे? इंग्लैंड ने स्पेन को, क्या लिखो? इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर पहली बार, स्पेन ने हराकर पहली बार
अंडर 17 विश्व कप भी यहां पे जीता, विश्व कप जीता। क्या लिख लोगे यहाँ पे? विश्व कप जीता था। ये चीज भी यहाँ पे नोट कर लेना। इसका शुभंकर आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये दोस्तों करंट का क्वेश्चन उस समय था। फिलहाल क्या होता है, आपको जब भी एग्जाम लगता है 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं। और ये क्वेश्चन उस समय जब आपका पेपर हुआ था 2018 में, तब ये क्वेश्चन वहां पूछा गया था कि 2017, क्योंकि करंट के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते तो आप करंट के भी क्वेश्चन वहां पढ़ते चलिएगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन आपके लगभग 2 तो कंफर्म ही रहते हैं, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी करंट अफेयर के वहां पे आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद एक अगला सवाल में ये पूछा जा रहा है कि ये बताओ, यहां से हमारे मैथ के जो आपके 15 क्वेश्चन, वो 5 क्वेश्चन मैथ के आपके आते हैं, और जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल आपके नॉर्मल होते हैं। अगर थोड़ी आपकी कैलकुलेशन सही है, सभी के आंसर बड़ी आसानी से आप वहां पे दे सकते हैं। जैसे इसमें सीधा सीधा ये पूछा जा रहा है कि वन्य जीव गणना के अनुसार राजस्थान के 2021 में 550 तेंदुए थे। यदि अगले वर्ष इसके 2% की बढ़ने की संभावना है, तो हमें यह बताओ 2022 में तेंदुओं की आबादी क्या होगी? तेंदुओं की आबादी कितनी आपकी यहां पे हो जाएगी? कैसे सोल्व करोगे? अभी संख्या क्या आपकी 550 है। अभी संख्या कितनी आप बताओ रहे? 550 इसकी संख्या है। और कितने परसेंट की वृद्धि हो रही? 2% की वृद्धि हो रही है। तो सीधा सीधा हमने क्या किया, 102 बटे यहाँ पे क्या कर दिया, 100 हम यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि क्या हो रहा है 2% की इसमें आपकी वृद्धि हो रही है। तो इससे कैलकुलेशन करो कितना निकल के आ जाएगा। यहां तो 0 से 0 काट दो, यहाँ 5 से काटो, 5 दूना 10 हुआ, 5 से काटा 5 1 5, 5 1 5। अब इसे सोल्व को 2 से इसे काटो, 2 पंचे 10 हुआ, 2 1 2 हुआ। अब इसे गुणा कर दो, कितना आपका आ जाएगा, यानी कि इसे सोल्व करो 11 के 11, ये हो जाएगा आपका 561। क्या हो गया? 561 आपका यहाँ पे आ जाएगा। सीधा सीधा क्या कह दोगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बस जो 2% की वृद्धि है 102 बटे 100 से आपको गुणा कर देना, आपका राइट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। एक सवाल में ये पूछा जा रहा है कि एक संख्या में 18% की कमी की जाती है और परिणामी संख्या में आपका 50% की कमी की जाती है। अब संख्या में होने वाले कुल कमी का परसेंटेज बता दो कितना हो जाएगा। कैसे सोल्व करोगे? देखो हमने माना कि जो हमारा टोटल परसेंटेज आपका ये 100 है, यहाँ पहले कितना 100% आपका टोटल हो गया। अब पहले अगर इसमें 18% की कमी हुई, तो 18% की जब यहाँ पे कमी हुई कितना हो जाएगा आप बताओ? ये हो गया हमारा 82। कितना हो गया? 82 आपका हो गया। फिर बोला गया कि इस 82 में भी आपका 50% की कमी फिर कर दी जाती है। तो ये अब क्या हो जाएगा? 50% की कमी मतलब क्या करो, इसका 50% जैसे आपका होता है, इसे क्या करो बटे 100 लिख दो यहाँ पे, ये 1/2 होता है। अब 82 में 50% कमी, इसका मतलब इसका आधा हो गया। तो 82 का आधा आप कर दो, कितना हो जाएगा ये बताओ? आपका 41 हो गया। अब हमसे ये पूछा जा रहा है संख्या में होने वाली कुल कमी कितनी हो गई, यानी कोई संख्या आपकी 100 थी, 100 से ये अब आपकी 41 हो गई, इसमें कितनी कमी हो गई? तो यहां पे हम कितनी कमी बताओगे? आप बताओगे 59%, 59% की आपकी कमी हो जाएगी। राइट आंसर क्या बताओगे? सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहां पे हो जाता है। अगला सवाल दोस्तों ये आपसे पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है, उन संख्याओं के वर्गों का योग आपका 810 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा? संख्याओं का योग बताइए कितना आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो कैसे बताओगे आंसर? देखो हमने माना एक संख्या आपकी हमने मान ली 3x मान लो, एक संख्या आप मान लो 1x आपने यहां मान ली। अब दिया जा रहा उन संख्याओं के वर्गों का योग, यानी इनका वह योग यह 3x का होल स्क्वायर प्लस का 1x का होल स्क्वायर, ये बराबर दोस्तों 810 के बराबर दिया गया। अब ये कितना हो गया आपका 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का ये x स्क्वायर हो गया बराबर 810 आपका ये हो गया। यहां जोड़ो कितना हो गया? देखो 10x स्क्वायर आपका हुआ बराबर हुआ ये 810 हो गया। 1 0 0 आपका कट गया, यहाँ x स्क्वायर बराबर हुआ आपका कितना 81 हुआ। तो x बराबर क्या हो जाएगा? √81। ये वर्गमूल करो कितना का है? ये 9 का आपका हो जाएगा। तो यहां पे हमें पता हो गया x का मान आपका 9 हो गया। सवाल में ये चीज पूछी जा रही संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो इनका योग कितना आपका होगा? 3x प्लस x बराबर योग कितना हुआ आपका? 4x हुआ। x का मान रखो 4 गुणे आप यहाँ पे 9 कर दो, कितना 4 9 36 आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर सीधा सीधा क्या बता दोगे आप? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और इसके बाद एक सवाल और आपका मैथ में ये चीज पूछी जा रही है कि मोहन और रोहन ने 3300 में एक काम किया,
मोहन अकेला उस काम को 10 दिन में कर सकता है और रोहन अकेला उसी काम को ये 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे उन्हें प्राप्त होने वाले धनराशि के बीच का अंतर बताओ। उनके बीच का अंतर यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे क्या करना हो, इनकी क्षमता निकालो कि भाई किसकी क्या क्षमता है, कौन किस क्षमता से काम कर रहा है। जिसकी जितनी क्षमता होगी उसे उतने रुपए वहां पे दिए जाएंगे। यहाँ फिलहाल टोटल रुपए क्या बोलेंगे, 3300 आपका दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पूछे जाए, कौन कौन दिया जा रहा है, मोहन और रोहन, दो लोगों की बात हुई। एक बात हुई किसकी, मोहन की बात हुई है, दूसरी बात कर रहा है रोहन की, दूसरी बात कर रहा है यहाँ पे रोहन की। मोहन जो है और रोहन, ये क्या बोलेंगे, मोहन अकेले उस काम को 10 दिन में, मोहन अकेले काम कर रहा है, ये 10 दिन में कर रहा है। और इसके बाद किसका दिया गया, रोहन अकेले कर रहा है 12 दिन में। अब इनका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम निकल के आ गया 60 आपका। और 10 का भाग 60 पे करो 6 बार जाएगा, इसमें करो कितनी बार जाएगा, 5 बार आपका जाएगा। यानी जो मोहन की क्षमता है ये एक दिन में काम करने की 6 यूनिट आ रही है, रोहन की क्षमता एक दिन में काम करने की 5 यूनिट यहाँ पे निकल के आ रही है। अब देखो हमसे पूछा जा रहा है इन दोनों का अंतर बताओ, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, क्षमता में एक अंतर आ रहा है, यहाँ पे क्षमता में अंतर कितना आ रहा है आपका, 1 आ रहा है। अब यही 1 का मान हमसे पूछा जा रहा है। और कुल कितना रुपया दिया गया, कुल रुपया दिए जा रहे हैं 3300। अब देखो यहाँ पे क्या, देखो 5 और 6 ये 11, यानी इन्हीं लोगों में डिवाइड किया जा रहा है। यानी हमें ये दिया गया है 11 के मान दिया गया है हमारा 3300 दिया गया है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है केवल 1 का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3300 बटे 11 करोगे, 11 से भाग करो, कै बार गया, यहाँ पे जाएगा आपका 3 बार जाएगा, 2 जीरो और लगा दोगे, यहाँ पे क्या बता दोगे, यानी प्राप्त धनराशि के इन दोनों के बीच में अंतर, मोहन और सोहन के बीच में, मोहन और रोहन के बीच अंतर कितना, 1 अंतर था यहाँ पे। तो यही 300 रुपए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो सीधा सीधा क्या बता दोगे, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे आपका हो जाता है। एक सवाल में ये पूछा जा रहा है कि ये बताओ एक पहिया 4000 चक्कर लगाता है और 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, पहिए की त्रिज्या बताओ। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन हमारे मीटर में दिए जा रहे हैं, तो जो आपको ये किलोमीटर में दिया गया इसे भी आपको मीटर में चेंज कर लेना। अब ये बताओ जैसे आपका पहिया, ऐसा पहिया होता है, अब ये बताओ जैसे पहिया होता है एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। जैसे यहां से तय करना शुरू करता है, जितनी पहिए क्या होगी, परिधि होती है, उतनी दूरी तय करेगा यहाँ पे। अब एक देखो परिधि का सूत्र क्या होता है आपका, 2 पाई आर, ये परिधि का सूत्र होता है। लेकिन हमें ये बताना कितने चक्कर लगेगा, हमने लिख दिया कि हाँ वो मान लो n चक्कर यहाँ पे लगा रहा है, तो और दूरी कितनी तय करनी है, 60 किलोमीटर। तो ये बराबर क्या हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं, 1000। तो उसे क्या करोगे, सीधा सीधा आपने यहाँ पे 1000 से यहाँ पे गुणा कर दोगे। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमसे पूछा जा रहा है पहिए की त्रिज्या बताओ, आर का मान आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, आर का मान बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। और एन बराबर क्या दिया गया आपका 4, सारे मान यहाँ पे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो जहां पे एन है वहां पे रखो सीधा 4000, यहाँ पे क्या रख दिया आपने, 4000 रख दिया, गुणे 2 कर दो, पाई का मान हो जाएगा आपका 22/7 हो जाएगा। त्रिज्या आपसे पूछी जा रही, इधर क्या हो गया आपका 60 गुणे 1000, यहाँ पे आप कर दोगे, बस इसी आर का मान आपको निकाल लेना, यही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जो कटे काटो, 1 0 2 0 3 0, ये 3 0 सीधे सीधे हमारे कट गए यहाँ पे। और जो कटे काट दीजिए यहाँ पे, जैसे 2 से इसे काटो, कितना बार जाएगा, ये आपका हो गया 30 हो गया। फिर काटिए 2 से, 2 दूना 4 हुआ, 2 से काटा यहाँ पे कितना हो गया आपका 15 हो गया। आप काटे कुछ कट रहे हैं यहाँ पे, जो कटे वो काट लो, नहीं तो सबको गुणा कर दो यहाँ पे। और कुछ कटेगा यहाँ पे, जैसे 15 हो गया, 1000 हो गया। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करिए, फिर बताइए आर का मान यहाँ पे कितना आपका निकल के आ जाएगा। देखो 2 गुणे 22 कर दो, यहाँ पे कितना आपका हो गया 44 हो गया, 44/7 हो गया। इधर गुणे आर लिखा है, यहाँ पे क्या क्या बच रहा है आपका, इधर क्या क्या हमारा बच रहा है, आर 60 गुणे, इधर कितना बच रहा है, केवल आपका बचा हुआ है यहाँ पे 15 बचा हुआ। तो यहाँ 7 गुणे 15 हो जाएगा, ये 7 इधर से आ जाएगा, ये हो गया आपका 7 हुआ, तो 7 बना 35 के 5 हासिल आए 3, और 7 के साथ 7 3 10, 105 हो गया। अब ये 44 इसके नीचे यहाँ पे आ जाएगा, 44 नीचे आ गया। अब कितनी बार जाएगा, इसे काटो, 105/44 करोगे, इसे सॉल्व करो कितनी बार जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.39 मीटर।
तो यहाँ त्रिज्या क्या बता दोगे, 2.39 मीटर आपका हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर जो बी दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा। बस थोड़ी कैलकुलेशन रहती है, कैलकुलेशन जितनी जल्दी आप वहां पे कर पाएंगे उतनी जल्दी आपके सारे आंसर वहां पे निकल के आपके आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जितने आपको ये क्वेश्चन कराए हुए, अगर आपके यहाँ पे 35 क्वेश्चन तक आप यहाँ पे सही कर पा रहे हैं तो आपकी सही तैयारी बिल्कुल चल रही है। इसे आप कंटिन्यू वहां बनाए रखिएगा, आपका जब भी पेपर लगे आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। बस जो मैंने कंप्लीट आपको नोट्स प्रोवाइड करा रखे वो नोट्स तैयार करना, और साथ साथ जो मैंने आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करा रखे वो तैयार करके पेपर देने जाना। आप जब भी पेपर देने जाओगे आपके एग्जाम में वहां से जरूर क्वेश्चन दिखेंगे। बस जो चीजें बता रहा हूं जैसे बता रहा हूं वैसे ही आप तब तक तैयारी वहां पे करते चलिएगा। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे कल एक अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।